प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका जीवन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका अपना प्रिय सर अंकित आपका एक बार से स्वागत करता हूं। देखिए हमारी पिछली वीडियो में हम जो पदार्थ की हम अपने चैप्टर फर्स्ट 9th हमारे आसपास के पदार्थों में पदार्थ की दोनों अवस्थाओं का बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन कर चुके हैं। एक बार पुनः हम अपनी जो अवस्था छूट गई थी उसका पुनः अध्ययन करते हैं। जो हमारी थर्ड अवस्था रह गई है जिसका नाम है गैस। तो देखिए वहां पर कुछ एक दो पॉइंट का अध्ययन कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ अधूरी बातों को छोड़ते हम पुनः इसका अध्ययन एक और शुरू से करते हैं। तो देखिए क्या होता है गैस। मैंने आपको बताया था जो गैस है उनकी गुणधर्मों के द्वारा इसकी परिभाषा को स्पष्ट करेंगे। अतः सबसे पहले हम इसके डायरेक्ट गुणधर्मों को लेते हैं और फिर इसकी परिभाषा से स्पष्ट करेंगे कि वास्तव में गैस होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले इसकी एक जो बताया था कि जैसे पदार्थ क्या होते हैं वे छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। तो यदि इनकी कणों की संरचना देखोगे, कण को आप अणु भी कह सकते हैं, कोई एक मतलब बात नहीं है, इसमें कोई भी अलग बात नहीं है। तो देखिए इसकी जो संरचना रहती है वो ऐसा रहती है, इस तरीके से दूर दूर। आप क्या देख रहे थे, जो द्रव थे उसके कण बिल्कुल पास थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसके कण क्या रहते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं, थोड़े नहीं बहुत दूर दूर। आपने देखा होगा कि सिलेंडर में मतलब थोड़ी सी भी गैस रह जाती है तो वह बिल्कुल पूरा सिलेंडर खाली रहता है, उसमें बहुत दूर दूर उसके कण क्या रहते हैं, प्रेशराइज, मतलब जो उसमें जो हम दाब लगाते हैं तो थोड़े कण भी बहुत दूर दूर तक गति करते रहते हैं। तो गैस का अध्ययन हम करेंगे और बहुत सारी बातों के द्वारा अध्ययन निकालेंगे कि गैस जो है पदार्थ की कौन सी अवस्था होती है और हम किन अवस्थाओं के द्वारा इसको समझ सकते हैं। तो देखिए गैस का जो हमारा नंबर 1 गुणधर्म चलता है वो चलता है आकार। क्या चलता है, आकार। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप यदि गैस का अध्ययन अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो हमेशा इनको अपनी दूसरी अवस्थाओं द्रव और ठोस से इसकी तुलना कर लीजिए और आसानी से आप अपने इन गुणधर्मों को समझेंगे। तो देखिए आकार को हम यहाँ पे एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, गैस के कण हमेशा गतिशील अवस्था में रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। ये आप पदार्थ की परिभाषा में ही समझ चुके थे। तो देखिए इसी आधार पे हम अपने गैस की व्याख्या करेंगे। गैस के कण गतिशील अवस्था में रहते हैं और उनके स्थान स्थिर नहीं होते। मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, बहुत दूर दूर रहते हैं। मान लीजिए एक कण यहाँ है तो एक कण उस पात्र में, जिस पात्र में आप इसको भरा हुआ है, या मान लो कोई भी इसमें वातावरण है, बहुत दूर दूर उस अवस्थाओं में वितरित रहते हैं, अर्थात उनका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, वह अस्थिर होते हैं। अस्थिर का मतलब है उनका कोई भी एक स्थान विशेष तौर पर स्थित नहीं होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गैसों का आकार अनिश्चित होता है। अर्थात इस बात से हमें पता चलता है कि जो गैसों का आकार है वह गैसों का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों? क्योंकि जो उनके कण होते हैं वह बहुत दूर दूर अस्थिर अवस्था में हमेशा क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और यह जिस भी पात्र में भरी जाती है उसी के संपूर्ण आयतन में उसका जो संपूर्ण भाग रहता है समान रूप से फैल जाती है। आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए आपने कोई पात्र लिया, कैसा भी पात्र लिया हुआ है, उसी में आप इसको भरोगे तो यह संपूर्ण रूप से वितरित हो जाएगी और फैल जाएगी। तो इससे पता चलता है कि जो गैसों का आकार होता है वह हमेशा अनिश्चित होता है। तो देखिए बच्चों, सेकंड पॉइंट इसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम अपनी जो कणों की अवस्था है इसको ज्यों तो रखते हैं। तो सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे आकार जो है गैसों का। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आयतन, क्योंकि आयतन पदार्थ का भी एक बहुत मौलिक गुण है। तो इस आधार पर हम गैसों के आयतन का अध्ययन करते हैं कि वास्तव में किस तरीके से आयतन को हम डिफाइन कर सकते हैं। क्या होता है, गैसों के कण स्वतंत्र रूप से तीव्र वेग से अनियमित पथ पर सभी दशाओं में निरंतर गति करते हैं। अर्थात क्या होता है, गैसों के कण स्वतंत्र रूप से, अर्थात जिस भी पात्र में भरोगे उसके प्रत्येक क्षेत्रफल या प्रत्येक जगह क्या करेंगे, स्वतंत्र रूप से सभी दिशाओं में, स्वतंत्र रूप से, मान लीजिए आपने कोई पात्र लिया है उसमें भर दिया है गैस को, तो स्वतंत्र रूप से प्रत्येक दिशा में कहीं भी चारों तरफ और असमान रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, जिसके कारण गैसों का आयतन निश्चित नहीं होता। अर्थात इन कणों के अनिश्चित अवस्था के कारण इनका आयतन कभी भी जो आयतन होता है वह निश्चित नहीं होता। आयतन होता है एक निश्चित स्थान को घेरे रखना, लेकिन इनके कण इतने ज्यादा गतिशील होते हैं और अनियमित होते हैं कि उनका एक जगह रुक पाना कभी भी संभव नहीं होता। इस आधार पर हम कह सकते हैं बच्चों कि गैस जो होते हैं हमेशा गैसों का आयतन अनिश्चित होता है। देखिए थर्ड पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, दाब। क्या होता है प्यारे बच्चों, दाब। तो देखिए हम पिछली जो गैस और जो हमारे दाब और जो द्रव और ठोस थे उनमें हमने दाब को नहीं पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर
हमारा एक नया पॉइंट आता है दाब, जिसका अध्ययन हम अलग तौर पे करेंगे। ठीक है, क्या होते हैं गैसों की कणों की जो स्थिति देखते हैं, क्योंकि वह कण परस्पर क्या होते हैं, अनियमित होते हैं, बहुत दूर दूर गति करते रहते हैं। तो इस आधार पे इन दाब लगाने पर गैसों के कणों पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसका जो हम सटीक एग्जांपल समझेंगे, हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, पंप की सहायता से बहुत सारे स्थान जैसे कि पहिए या अन्य जगह हवा को क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो जिस तरीके से हम जैसे ही पंप को दबाते हैं, तो पंप के दबाने से क्या होता है, पंप दाब लगाता है, जो गैस के कण वहां पे बनते हैं वह गैस के कण दूसरे स्थान पर क्या कर दिए जाते हैं, भेज दिए जाते हैं। क्योंकि दाब लगाने से जो गैसों के कण के बीच जो गति है वह बढ़कर दाब लगाने से वह अन्य स्थान पर प्रत्यारोपित हो जाती है। तो इससे पता चलता है कि दाब लगाने से गैसों के मध्य और वेग में एक अनियमित परिवर्तन होता है, अर्थात गैस दाब लगाने से हमेशा अपने स्थान को परिवर्तित करती हैं, और वह जो दाब होता है वह उनके संवेग स्थानांतरित होने के कारण होता है। देखिए एक नेक्स्ट और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बढ़ता है यहाँ पर, गतिज ऊर्जा। क्या अवस्था है, गतिज ऊर्जा। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, गैसीय अवस्था में स्थित ऊर्जा पूर्णतः गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। क्या होता है, ठोसों में जो कण रहते हैं वह उसकी स्थिति अवस्था में रहते हैं, तो वह उसकी स्थिति ऊर्जा को क्या करते हैं, अपने पास समावेशित रखते हैं। लेकिन यही कण गैसीय अवस्था में क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं, और गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, क्योंकि यह हमेशा क्या करते रहते हैं, गतीय अवस्था में रहते हैं, और इनके कण नियमित रूप से गतिशील अवस्था में बने रहते हैं। इसके कारण हम इनकी गतिज ऊर्जा का अध्ययन एक पॉइंट यानी एक पद मानकर करते हैं। तो देखिए गैसों का वर्णन हम कुछ सामान्य अवस्थाओं में इसके अन्य गुणधर्म भी जानेंगे। क्या होता है, गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोस या द्रव की तुलना में बहुत अधिक होती है, अर्थात जो गैसों के कण के बीच की दूरी जो होती है वो ठोस और द्रव के बीच की बहुत अधिक होती है। देखिए यहाँ पे हम तीनों को लेंगे और तीनों की तुलनात्मक अध्ययन करके हम उनका क्या करेंगे, एक तुलनात्मक अध्ययन करके अपनी नॉलेज को एक उच्च अवस्था में प्राप्त करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर तीनों की अवस्थाओं को बना लेते हैं। ये आपके ठोस हो गए। देखिए यहाँ पे क्या करा आपने, ठोस, द्रव और गैस। आपने कोई पात्र लिए हैं, उनमें कणों की स्थिति दिखाना है। तो देखिए ठोस के कण ये बिल्कुल सटीक, एक जगह पास पास सटीक, मजबूत, दृढ़ रूप से बंधे हुए, और आकर्षण बल अत्यंत इनके बीच प्रबल रूप से लगा हुआ। जबकि आपने जो द्रव लिए हैं, तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया, ठोस ले लिया है। जबकि आप जो द्रव ले रहे हैं वो थोड़े दूर दूर, वो क्या है, थोड़े दूर दूर। तो ये क्या हो गया, हमारे द्रव के कण हो गए। और ऐसे ही यदि हम इनकी ठोस द्रव गैस की अवस्था दिखाते हैं तो बहुत दूर क्या होती है इनकी अवस्था, बहुत दूर दूर। ये क्या होते हैं, अनियमित रूप से बहुत दूर दूर गति करते रहते हैं। तो देखिए इन अवस्थाओं के आधार पे हम अपनी नॉलेज को स्पष्ट करेंगे। क्या होता है, गैसों के कणों के बीच की दूरी ठोस व द्रव की अपेक्षा में बहुत अधिक होती है। तो गैसों की इनकी अपेक्षा ये बहुत सटीक, ये थोड़े दूर दूर, ये बहुत दूर दूर। तो इनके क्या होता है, इनकी अपेक्षा गैसों के कणों की दूरी जो होती है वह बहुत दूर दूर होती है। कणों के मध्य अत्यधिक रिक्त स्थान होने के कारण गैसों को संपीड़ित करना सरल होता है। यदि बहुत दूर दूर होने के कारण यदि हम कोई प्रेशराइज्ड, संपीड़ित करने का मतलब है किसी अवस्था पर जब एक दो जगह से दाब लगाएंगे, आप इसको प्रेशराइज करेंगे तो आसानी से गैस क्या करती हैं, संपीड़न का गुण दिखाती हैं, जबकि द्रव इसको कम दिखाते हैं, और ठोस बिल्कुल भी संपीड़न का गुण नहीं दर्शाते, मतलब ना के बराबर इसको दर्शाते हैं। तो देखिए इस आधार पर कुछ गैसों के विशेष गुणधर्मों की बात करें तो आप अपने घरों में गैसों में प्रयोग होने वाली गैस एलपीजी यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस, या जिसको लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं, उसके बारे में आसानी से जानते होंगे। उनको संपीड़ित करके क्या कर दिया जाता है, सिलेंडरों में भर दिया जाता है। इससे पता चलता है कि गैसों को आसानी से संपीड़ित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया जाता है। आजकल वाहनों के रूप में एक विशेष प्रकार की गैस संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस सीएनजी का प्रयोग किया जाता है, जिसको अत्यधिक आयतन को कम करने के लिए इसको भी संपीड़ित करके सिलेंडर में भर दिया जाता है। तो देखिए अब इनकी कणों की व्यवस्था में आप अध्ययन कर चुके हैं। आपकी किताब में टेबल नंबर 1.1 है, जिसमें बताया गया है ठोस द्रव गैस के अंतर, जिनको मैं इनके गुणों में स्पष्ट कर चुका हूं। तो इस पार्ट की कुछ अन्य हेडिंगों में हम एक बार पुनः अध्ययन करते हैं और ठोस द्रव के गुणों का उपयोग करते हुए हम उन बातों को समझेंगे। तो कृपया ध्यान से देखिए, उनसे पहले एक बार पुनः ठोस द्रव गैस के अध्ययन कर लीजिए।
प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बार पुनः बताता हूं कि आप ठोस द्रव गैस के नोट्स बनाइए और नोट्स की सहायता से उन सभी बातों को अपनी भाषा में जो मैंने आपको बताई हैं उनको लिखिए और लिखने से आप उनका अध्ययन कीजिए, जिससे आपको वह कभी भी परेशान ना करें। तो देखिए क्या होता है, क्या देखिए यहाँ पे हेडिंग आई है कि नहीं, जिसको हम स्पष्ट करेंगे। क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? तो देखिए इस बात को हम बताएंगे कि क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, अर्थात ठोस से द्रव हो सकता है, द्रव से गैस हो सकता है और गैस से द्रव से ठोस हो सकता है। इन सभी बातों को स्पष्ट करेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जो अंतर परिवर्तनीय होती है। अंतर मतलब जिनके बीच अंतर करके परिवर्तन किया जा सकता है। यह अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरी से तीसरी अवस्था में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे एक हम रेखा चित्र बनाते हैं जिसकी सहायता से समझेंगे। देखिए आपने सबसे पहले क्या किया, बर्फ देखा होगा, इसके अलावा आपने जल देखा होगा, जल के अलावा आपने जल वाष्प भी देखी होगी। तो देखिए इन जल की इन 3 अवस्थाओं से ही हम स्पष्ट कर सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं या नहीं होती हैं। तो आप क्या करते हैं, बर्फ को गर्म कीजिए। बर्फ को गर्म करने पे क्या होगा, वह जल में परिवर्तित होगा। यदि जल को और ज्यादा गर्म करते हैं तो वह क्या होता है, वह जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बर्फ क्या है, जल की ठोस अवस्था, और ये क्या है, जल की द्रव अवस्था, ये क्या है, जल की गैसीय अवस्था। इसके जस्ट विपरीत आप क्या करते हैं, आपको पता लगता है कि यदि आप इसका टेम्परेचर कम करते हैं, इसको ठंडा करते हैं, या क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो जल प्राप्त होगा। और जल को पुनः और ज्यादा ठंडा करते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, बर्फ में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ क्या पता चलता है हमको कि जो अवस्थाएं परिवर्तन होती हैं वह ऊष्मा के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं, ऊष्मा के कारण। अर्थात तो जैसे जैसे हम ऊष्माओं का संचरण और उनका मतलब उनकी कमी करते हैं और ज्यादा करते हैं तो हर पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन लाता है। जैसे कि हम यहाँ क्या देखते हैं, बर्फ जो जल है उसकी ठोस अवस्था है, जल खुद द्रव अवस्था है और जल वाष्प गैसीय अवस्था है। इसमें क्या देखते हैं, जैसे आप गर्म करते हैं तो बर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जल में। जल को और ज्यादा गर्म करते हैं तो वह किसमें कन्वर्ट हो जाती है, जल वाष्प में। और इनको पुनः ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर जल में, और जल को पुनः ठंडा करते हैं तो बर्फ में। तो इससे पता चलता है कि भाई गर्म करने का मतलब क्या होता है, ऊष्मा देना, अर्थात ताप अधिक देना। तो पदार्थ की अवस्था किस पर डिपेंड करती है, हमेशा ऊष्मा पर। जैसे जैसे आप ऊष्मा परिवर्तन करोगे तो हाँ उनकी अवस्था चेंज होती है। तो जो हमारी हेडिंग थी, क्या पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं, हाँ पदार्थ अपनी अवस्थाएं बदल सकते हैं। इस रेखा चित्र की सहायता से बताते हैं कि कोई भी पदार्थ अपनी 3 अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है, जैसे कि हमने इस अवस्था को देखा था। तो यहाँ पर जो बर्फ है वो ठोस अवस्था है, जल है द्रव अवस्था है, और जो जल वाष्प है वो गैसीय अवस्था प्रदर्शित करता है। देखिए जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया जाता है तो वह बर्फ बनता है, और इसको हल्का सा गर्म किया, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो इसको जब थोड़ा गर्म किया जाएगा तो जल बनेगा। और जब जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अत्यधिक गर्म करोगे तो गर्म करने पर यह जल वाष्प या गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि पदार्थ तापमान परिवर्तन पर अपनी अवस्था परिवर्तन कर लेता है। हाँ जी, आप कह सकते हैं कि अपनी अवस्था बदलता है, लेकिन किस पर बदलता है, तापमान बदलने पर। तापमान दोगे तो अवस्था बढ़ेंगी और तापमान घटाओगे तो पुनः अवस्था बदलेंगी। तो देखिए तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन भी करेंगे, क्योंकि आपके पास एक नया फैक्ट निकल के आया कि तापमान देंगे तो परिवर्तन होता है। इस तापमान का क्या प्रभाव होता है, उसी को हम अपना एक नेक्स्ट पॉइंट बनाते हुए तो दोबारा से अध्ययन की श्रृंखला को बढ़ाते हैं। तापमान का प्रभाव, देखिए प्यारे बच्चों क्या प्रभाव होता है, इसको स्पष्ट करेंगे। देखिए तापमान प्रभाव के कारण कुछ हमारे विशेष प्रकार के पॉइंट निकलते हैं जिनको हम स्पष्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है गलनांक। इसमें इन चीजों को अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारी घटनाओं का अध्ययन किया है। तो उन घटनाओं के आधार पर हम गलनांक, क्वथनांक, हिमनांक आदि का अध्ययन करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरीके से ताप बदलने पर प्रत्येक पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन करता है। देखिए गलनांक क्या होता है बच्चों, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है। जिस न्यूनतम ताप पर, अर्थात मान लीजिए जैसे कि द्रव, मान लीजिए जैसे कि जल, मान लीजिए आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पिघल गया, या मान लीजिए नॉर्मल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आपको पिघला दिया और उसको जल बना दिया। तो उसकी जो क्या नाम है, जो उसका जो गलनांक होगा वह क्या कहलाएगा, उसका
उस पदार्थ का गलनांक, गलनांक का मतलब गलने की प्रक्रिया, अर्थात मान लीजिए आपने बर्फ को गलाकर उसको पिघलाकर क्या बना दिया, द्रव बना दिया, यानी कि जल बना दिया, तो वह जिस डिग्री जितने ताप पर जल बनेगा, अर्थात जिस ठोस अवस्था से जितने ताप पर वह द्रव्य अवस्था में कन्वर्ट होगा, बदलेगा, वह अवस्था क्या कहलाती है, उसकी गलनांक कहलाती है। गलनांक क्या है, एक ताप बिंदु है, गलनांक क्या है, ताप बिंदु है। तो देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट अगर हमारे सामने आता है, देखिए ताप के कारण एक निश्चित गुणधर्म में हमारे पास एक और पॉइंट आता है, ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा, ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा। देखिए बच्चों क्या होती है, इसको भी डिटेल में समझेंगे। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ध्यान से सुनिए एक बार दोबारा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस, एक निश्चित ठोस लिया हुआ है, कोई भी ठोस ले रहे हैं, तो 1 किलोग्राम ठोस को गलनांक पर द्रव से बदलने के लिए, उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए, मान लीजिए वह अपनी ठोस अवस्था में है, कितना लिया उसने आपने, 1 किलोग्राम को जितनी ऊष्मा के द्वारा उसकी द्रव्य अवस्था में परिवर्तित करोगे, वह ऊष्मा क्या कहलाती है, उसकी ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है, गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। तो समझ गए, 1 किलोग्राम को द्रव्य अवस्था में बदलने के लिए जो उसकी ठोस अवस्था में है, जितनी ऊष्मा की आपकी आवश्यकता होगी, जितना आपको ताप दोगे, वह अवस्था उसकी क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा या प्रसुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसके अलावा एक नेक्स्ट पॉइंट का और अध्ययन करते हैं बच्चों, ताप का प्रभाव में ये पॉइंट आता है क्वथनांक। क्या आता है बच्चों, क्वथनांक। तो देखिए वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे क्वथनांक कहते हैं, अर्थात जैसे कि जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सीधा सीधा याद रखिए, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव उबलना शुरू कर देता है, अर्थात जिस पर उसका वाष्पन बनना शुरू हो जाता है, वह ताप उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा एक और पॉइंट आता है संघनन या ध्रुवीकरण। देखिए ये भी हम समझेंगे, ठीक है। इन पॉइंटों को आप पूरी थ्योरी को खुद पढ़ लीजिए, जैसे कि पीछे जो शॉर्ट एग्जांपल थे उनकी सहायता से ही यह पॉइंट स्पष्ट हो जाता है। तो बच्चों ध्यान रखिए, और इसी की सहायता से हम इनके निष्कर्ष निकाल रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट हेडिंग थी संघनन या ध्रुवीकरण, वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तित होता है। तो देखिए अभी हमने चार्ट पढ़ा था, बर्फ, जल और गैस, उसको अपने दिमाग में रख लीजिए, उसको बना लीजिए, उसकी सहायता से ही आप इन चीजों को आसानी से समझेंगे। तो संघनन क्या होता है, समझिए बच्चों, वह प्रक्रम जिसमें पदार्थ गैसीय अवस्था से, जिसमें पदार्थ क्या होता है, गैसीय अवस्था से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो यह प्रक्रिया परिवर्तित होने की, मान लीजिए जल वाष्प था, आपने ज्यादा गर्म किया जल को, तो वो जल वाष्प होती है। जैसे आप जल को उबालते हैं तो उसके पीछे जब आप उस पर कुछ ढक देते हैं तो प्लेट पर उस पर कुछ जमना शुरू हो जाता है ना, वाष्पन कहते हैं उसको, जल वाष्प कहते हैं। इसी जल वाष्प को जब आप ठंडा करके, इसी जल वाष्प को आप क्या करते हैं, उसकी द्रव अवस्था दोबारा से जल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो यही अवस्था संघनन या ध्रुवीकरण कहलाती है। इसके अलावा आप इसका एक और मोस्ट पॉइंट निकल के आता है, जिसको कहते हैं हम हिमांक या हिमीकरण। हिमांक जैसे कि पता पड़ रहा है, हिमिस होता है बर्फ, हिमिस क्या होता है बच्चों, बर्फ। तो इसको कहते हैं जैसे कि हिमांक जस्ट गलनांक का उल्टा है, सॉरी क्वथनांक का। क्वथनांक जैसे क्वथनांक गर्म करना होता है, हिमांक में से जमना होता है। तो देखिए वह पदार्थ जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था का रूपांतरण ठोस अवस्था में हो जाता है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका द्रव अवस्था से रूपांतरण, अर्थात मान लीजिए द्रव में आपने क्या लिया, जल लिया है, तो द्रव अवस्था से रूपांतरण किसमें हो जाता है उसका, जल ठोस अवस्था में, अर्थात तो बर्फ की अवस्था में। तो जैसे कि इसका जो बर्फ का जो हिमांक होता है वह कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे ही आप जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो वह बर्फ बनने में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार द्रव जिस टेम्परेचर बर्फ या ठोस में बननी शुरू हो जाती है, वह उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। हिम का मतलब सिर्फ याद रखिए, हिम अंक, हिमिस होता है बर्फ, अर्थात ठोस बनने की प्रक्रिया या किसी चीज की अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। देखिए एक नेक्स्ट हेडिंग के साथ पुनः हम अपनी प्रक्रिया को बढ़ाते हैं बच्चों। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है, जिस तरीके से आप ताप का प्रभाव पढ़ के आए हैं, ऐसे ही दाब परिवर्तन हम संक्षेप में पढ़ेंगे, और दाब का परिवर्तन किस तरीके से अवस्थाओं में पड़ता है, इसका भी अध्ययन हम अपनी कुछ हेडिंगों में करेंगे।
तो क्या होता है, हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के अवयवी कणों की दूरी अंतर होने के कारण विभिन्न अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। मतलब जो पदार्थ के जो अवयवी कण हैं जिनसे वो मिलकर बना हुआ है, उन्हीं के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इसी परिवर्तन को हम क्या करते हैं, दाब लगाकर उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो देखिए इसको एक चार्ट के द्वारा हम आसानी से समझेंगे। देखिए यहाँ पर होता है आपका ठोस, और ठोस ये हो गया द्रव और ये हो गया गैस। अब देखिए यहाँ पे क्या करा आपने, क्या करा, कोई भी दाब लगाया। तो दाब लगाने से क्या होगा, जब आप भी किसी भी ठोस पर जब दाब लगाएंगे तो दाब लगाने से किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव में, और द्रव पर और ज्यादा दाब लगाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो और यदि यहाँ पे डायरेक्ट आप दाब लगा देते हैं तो यह क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। अर्थात किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैसों में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि सबसे ज्यादा एग्जांपल आपको याद रखना होगा कपूर, क्या रखना होगा, कपूर। तो समझिए यहाँ पे यदि हम ठोस में दाब लगाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव में, द्रव में दाब लगाएंगे तो गैस में, और गैस में सीधे ठोस में दाब लगा दिया तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। आपका इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अपने दैनिक जीवन में लीजिए। क्या करते हैं, कभी कभी बर्फ को हम पानी में बदलने के लिए उसको कूटते हैं। कूटने का मतलब उसको पीसते हैं, पीसने का मतलब दाब लगाया जाता है। जैसे ही आप दाब लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वह अपनी द्रवीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेम वही अवस्था है निकल के, और उस द्रव को ज्यादा बार दाब लगाएंगे तो वो अपनी गैसीय अवस्था में आ जाएगी, और ठोस को सीधा दाब लगा देंगे ज्यादा तो वह गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाएगी। और ठोसों को सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि कपूर बिना द्रव बने सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रववाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपने ये भी समझ लिया बच्चों। अब देखिए एक नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है वाष्पीकरण। क्या आती है बच्चों, वाष्पीकरण। ये भी हम ध्यान से समझेंगे। देखिए इन पॉइंटों को मैं आपको डिटेल में सिर्फ इनका निष्कर्ष समझा दे रहा हूं, क्योंकि आपकी समझ में जो मेन पॉइंट है वो आना चाहिए, और आप अपनी थ्योरी को आसानी से खुद भी पढ़ सकते हैं। वैसे इसमें कुछ कम थ्योरी छोड़ के नहीं चल रहा हूं, फिर भी कोई कमी रह जाती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, जिससे हमें पता चले कि हमारी किस प्रकार की कमियां रह गई हैं। हम उनको फिर आगे अपनी वीडियोज में दूर करेंगे, और जो कुछ कमियां हैं जो आपको जरूरी रह गई हैं उनका दिन भी हम आगामी वीडियो में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो देखिए बच्चों फिर एक बार से देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है वाष्पीकरण। जैसे कि पॉइंट से पता पड़ रहा है वाष्पीकरण होता क्या है। बच्चों हमेशा ध्यान रखिए, केमिस्ट्री के अंदर आप अपनी हेडिंग को विशेष तौर से सोचिए। वाष्पीकरण का मतलब सीधा सीधा वाष्प में बनना। वाष्प होता है जो जब जल को ज्यादा गर्म करते हैं तो जो उसमें भाप निकलती है वो क्या होती है, जल वाष्प होती है ना। तो ऐसे ही वाष्पीकरण, तो समझिए क्या होती है वाष्पीकरण। पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए ऊष्मा देना या दाब करना अत्यंत आवश्यक होता है। क्या ऐसा संभव है कि बिना क्वथनांक पर पहुंचे ही द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित किया जा सके? हाँ जी, ऐसा संभव होता है। जल को क्या कर देते हैं हम, खुला छोड़ दें। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारी जगह हमारा दैनिक जीवन में जल वाष्प भरा रह जाता है, वर्षा के उपरांत। तो सूर्य की गर्मी उसको धीरे धीरे किस में कन्वर्ट कर देती है, जल वाष्प में कन्वर्ट कर देती है। और इसी जल वाष्प कन्वर्ट के कारण हमारा जो पदार्थ है वो सीधे वाष्पीकरण में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाष्पीकरण की हम एक स्पष्ट परिभाषा का अध्ययन करेंगे। क्वथनांक से कम ताप पर द्रवों के कणों को वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। अर्थात क्वथनांक मतलब जो उबलने की प्रक्रिया होती है, क्वथनांक से कम ताप पर ही द्रव क्या करते हैं, सीधे वाष्पीकरण की प्रक्रिया को करना शुरू कर देते हैं। और द्रवों की वाष्प बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। तो क्वथनांक होता है उनके उबलने का टेम्परेचर, अर्थात जलवाष्प बनने का टेम्परेचर, और इनका थोड़ा सा कम टेम्परेचर जो सीधे उनके वाष्प में बदलने के लिए उनको क्या कर देता है, परिवर्तित करना शुरू कर देता है। यही प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक एक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं।